हेलो एंड वेलकम टू इस चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज यहाँ पर हम लोग फिजिक्स का लेक्चर नंबर 7 देखेंगे और एक लेक्चर और हो सकता है, शायद 8वां लेक्चर या फिर यही लेक्चर 25 मिनट का होता है तो इसी में पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा फिजिक्स। यहाँ पर दृष्टि आईएएस की क्विक बुक से मटेरियल लिया गया है, साथ ही साथ यहाँ पर ल्यूसेंट के भी कुछ मटेरियल हैं और अगला जो केमिस्ट्री होगा उसमें प्रयास रहेगा कि ल्यूसेंट से पढ़ाया जाए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सी चीज़ें हमने उस पर नोट किया, हमने कल पढ़ा तो देखा उसमें बहुत सी चीज़ें हो सकेगा तो उसी से पढ़ा देंगे या फिर दृष्टि आईएएस की क्विक बुक से भी बहुत से मटेरियल आपको हम दिखा देंगे, मतलब पढ़ा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर विद्युत धारा तथा विद्युत चुंबकत्व से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसी को बताते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों को धनात्मक तथा ऋणात्मक नाम दिया था। किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों को धनात्मक तथा ऋणात्मक नाम दिया था, ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी चालक क्या होते हैं, कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह सरलता से होता है उन्हें चालक कहते हैं, मतलब जिसमें आसानी से प्रवाह हो, ठीक है, कोई रेसिस्टेंट ना हो। ओके, लगभग सभी धातुएं, लवणों के जलीय विलयन इत्यादि चालक हैं। चांदी सबसे अच्छा विद्युत चालक है। चांदी, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, चांदी सबसे अच्छा विद्युत चालक है। उसके बाद कौन आता है? तांबा। चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, फिर टंगस्टन का स्थान आता है। तो चार याद रखिए, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, टंगस्टन। तो ये चार बहुत अच्छे चालक होते हैं, ये नाम याद रखिएगा इनका। अचालक क्या है? अचालक जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता उन्हें अचालक कहते हैं। लकड़ी, रबड़, कागज, अभ्रक, शुद्ध अशुद्ध जल आदि अचालक के उदाहरण हैं। तो ये सब अचालक होते हैं जहाँ पर आवेश का प्रवाह नहीं होता है। अर्धचालक मतलब आधा चलते हों या शायद इसमें। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक पदार्थों के बीच होती है। ओके, इन्हें अर्धचालक कहते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, सेलेनियम आदि अर्धचालक उदाहरण। अतिचालक, सुपर कंडक्टर, विभिन्न तत्वों से मिलकर बनने वाले विशेष पदार्थ जो विद्युत धारा के प्रवाह के प्रति शून्य प्रतिरोध यानी शून्य प्रतिरोध या अनंत चालकता प्रदर्शित करते हैं, अतिचालक कहलाते हैं, जिनका प्रतिरोध शून्य हो जाए। ओके, तो अनंत चालकता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। आगे हम प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण है अल्टरनेट करंट, इसको बोलते हैं अल्टरनेट या अल्टरनेटिंग करंट। प्रत्यावर्ती धारा ऐसी विद्युत धारा जिसमें निश्चित समय अंतराल के पश्चात विद्युत प्रवाह की दिशा उत्क्रमित हो जाए, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। उत्क्रमित हो जाए प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। विद्युत शक्ति संयंत्रों में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का उत्पादन होता है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज है। तो अल्टरनेट करंट जो आता है उसमें फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। ठीक है, तो यही अल्टरनेट करंट होता है। और दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट कौन सा होता है? ऐसी विद्युत धारा जिसमें विद्युत प्रवाह की दिशा सदैव एक ही रहती है। जैसे कि आपकी बैटरी, फ़ोन की बैटरी है, जब ख़त्म होती है तो 100% ख़त्म हो जाती है, सीधे जीरो। और वैसे देखेंगे तो ऐसा तो होता नहीं है कि 70% हो जाए तो लाइट कम हो जाए, उसके बाद थोड़ा सा अजीब तरीके से होने लगे, कुछ फंक्शन काम ना करने लगे, तो ऐसा नहीं होता है। ख़त्म होती है तो पूरा ख़त्म। ठीक है, और जबकि अल्टरनेट करंट में जैसे लाइट कभी कभी होता है कि लाइट ऑफ हो जाती है, मतलब कि बहुत कम बिजली आती है, बल्ब पूरे तरीके से नहीं जल पाता है, तो ऐसा दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट में नहीं होता है। बैटरी से प्रवाहित होने वाली धारा दिष्ट धारा होती है। बैटरी चार्ज करनी हो तो दिष्ट धारा दी जाती है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा से दिष्ट धारा प्राप्त करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रेक्टिफायर, दिष्टकारी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एसी से डीसी में परिवर्तन के लिए क्या किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है रेक्टिफायर का। और डीसी से एसी प्राप्त करने हेतु इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, इन्वर्टर जब भी नाम आएगा, इन्वर्टर, तो लोग कहेंगे कि इन्वर्टर से क्या होता है कि हमें ये क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है, लेकिन एसी को डीसी में नहीं बदलता है। इन्वर्टर काम है डीसी को एसी में बदलना। ठीक है, डीसी को एसी में बदलना, फिर आपके घरों में बिजली बल्ब वगैरह जलता है, टीवी वगैरह, फैन वगैरह चलते हैं। ठीक है, लेकिन करता क्या है रेक्टिफायर, जब एसी करंट उसको मिलता है तो उसको बदल के डीसी कर लेता है और डीसी करंट को क्या करता है, स्टोर कर लेता है बैटरी में। फिर बैटरी जो है कनेक्ट होती है इन्वर्टर से, इन्वर्टर क्या करता है, फिर डीसी को कन्वर्ट कर देता है एसी में, जिसकी वजह से आपके घरों में फ़ैन, उसके बाद बल्ब वगैरह सब चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये होता है। फिर से देखते हैं, फिर से एसी करंट मिलती है किसको?
रेक्टिफायर को, इन्वर्टर में ही लगा होता है रेक्टिफायर, ठीक है, रेक्टिफायर को मिलती है। और रेक्टिफायर क्या करता है, एसी से डीसी में परिवर्तित कर लेता है। फिर आगे इन्वर्टर लग जाता है। इन्वर्टर ऐसे भी अगर पढ़ा जाए तो इस प्रकार से बनेगा कि एसी टू डीसी क्या करता है, कौन, रेक्टिफायर, ठीक है। फिर डीसी से एसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगा होता है, इन्वर्टर होता है। ओके, लोगों को पता रहता है कि इन्वर्टर ही एसी से डीसी में परिवर्तित करता है। तो ठीक है, तो ये होता है। ओके, चलिए अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको पढ़ना आवश्यक है। अब जैसे प्रतिरोध की बात करें, प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण, रेसिस्टेंस किसी चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित आवेश का विरोध करता है, प्रतिरोध करता है, रोकता है, ठीक है, तो प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। ओम को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ओम R = V/I, वोल्टेज अपान ये क्या होता है, ये I किसको प्रदर्शित करते हैं, एम्पियर I, उससे I एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। तो ये विद्युत धारा है और ये वोल्टेज की बात होती है, ठीक है, वोल्ट विभवांतर की बात होती है। ओके, ठीक है, तो अभी प्रतिरोध के बारे में जानिए। लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ है, प्रतिरोध का ताप पर प्रभाव क्या होता है, प्रतिरोध का ताप पर क्या प्रभाव होता है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। यूपीपीसीएस या फिर यूपीएससी वगैरह किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, ताप बढ़ाने पर धातु की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो धातु जो भी होती है वो ज़्यादा रोकने लगती है, उसकी प्रतिरोध की क्षमता बढ़ जाती है, अतः प्रतिरोध बढ़ जाता है, ठीक है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता भी ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। मिश्र धातु मिश्रित हो तो उसकी भी बढ़ती है, ठीक है, परंतु यह वृद्धि अपेक्षाकृत बहुत कम होती। अर्धचालक जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम, कार्बन आदि की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। याद रखिएगा, जो अर्धचालक होते हैं ताप बढ़ाने पर उनकी प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो क्या होती है, घट जाती है, ठीक है। 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर कुछ पदार्थों को वैद्युत प्रतिरोधकता बढ़ते क्रम में एवं चालकता घटते क्रम में चांदी, कापर, एल्युमिनियम, टंगस्टन, निकल, आयरन, मरकरी, कांच, डायमंड, कागज कुछ हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और दी गई है, नीचे देखिए, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध चालक का बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है। किसका, चालक का, कंडक्टर का। अर्धचालक का देखिए, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है लेकिन चालकता बढ़ जाती है। और विद्युत अपघट्य का घटता है और ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है, ठीक है। अब यहाँ पर CFL की बात करते हैं। CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप कभी कभी पूछा जाता है, EPSS वगैरह में पूछा जा सकता है या उससे नीचे जो भी एग्ज़ाम हो कभी कभी पूछ लेते हैं। तो CFL क्या है, CFL एवं ट्यूबलाइट में कम दाब पर पारे का वाष्प भरा रहता है, मरकरी का वाष्प भरा रहता है, जो विद्युत धारा के प्रभाव से UV प्रकाश का उत्सर्जन करता है, अल्ट्रावायलेट रेस का उत्सर्जन करता है। UV प्रकाश से ट्यूब के भीतरी सतह पर लेपित फास्फोर कोटिंग चमकने लगती है, ठीक है। कम दाब पर पारे के वाष्प के साथ अक्रिय गैसें जैसे आर्गन, ज़ेनान, नियॉन भी उपयोग में लाई जाती हैं। एक ट्रिक याद रखिएगा, HX रैंक, ठीक है, HX रैंक। तो हीलियम, ज़ेनान, रेडान, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टन ये सब अक्रिय गैसें होती, इनर्ट गैसें होती हैं। ओके, विद्युत बल्ब में टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है, जो बड़ा वाला बल्ब आता था उसमें अभी भी कहीं कहीं आप देखेंगे, जैसे कि वैसे इसका यूज बहुत कम हो चुका है। अभी भी देखेंगे जैसे पेटीज वगैरह आप लोग खा रहे हो तो वहाँ पर बल्ब लगा कर उसमें पैक किए रहते हैं लोग कि गर्म रहे। टंगस्टन का फिलामेंट उसमें लगा होता है, तप्त होने से प्रकाश उत्सर्जित करता है, इसे उद्दीप्त कहते हैं। वहीं CFL में प्रतिदीप्ति फ्लोरेसेंस द्वारा प्रकाश उत्पन्न होता है। यही कारण है कि CFL विद्युत बल्ब से ज़्यादा ऊर्जा दक्ष होते हैं। ये क्या करता है, प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा का भी क्या करता है, उत्सर्जन करता है। अब उसके बाद LED आ गया, मतलब कि पहले वे वाला नॉर्मल बल्ब थे, टंगस्टन वाले, एडिसन वाले सब बल्ब थे। उसके बाद आ गया CFL के बाद क्या आ गया, LED आ गई। LED के बाद अब और बल्ब आने वाले हैं QD, क्वांटम डॉट वाले, जो और ज़्यादा एनर्जी दक्ष हों। ओके, तो LED लाइट इमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म है। एक विशेष प्रकार का डायोड जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर प्रकाश उत्सर्जित करने लगता है। यह एक अर्धचालक पदार्थ का बना होता है। इसमें PN जंक्शन डायोड का प्रयोग होता है। इसमें मुख्य प्रकाशोत्पादक घटक गैलियम आर्सेनाइड होता है। गैलियम आर्सेनाइड बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है।
एलईडी विद्युत ऊर्जा को सीधे प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, इसलिए यह सीएफएल से भी ज़्यादा ऊर्जा दक्ष है। सीएफएल में प्रयुक्त धारा पर्यावरणीय रूप से हानिकारक भी है। ओके, इन्हीं कारणों से एलईडी के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ओके, ठीक है। अब हीटर वगैरह की बात करें, हीटर, ब्लोअर, इमर्शन रॉड, ये सब यूज आप किए होंगे सर्दियों में। इसमें नाइक्रोम का वायर लगा होता है, तार लगा होता है, जिसका उच्च प्रतिरोध होता है, उच्च गलनांक होता है। प्रतिरोध उच्च होता है जिसकी वजह से वो रोकता है और गर्म हो जाता है। किसको? विद्युत को रोकता है और गर्म हो जाता है। और उच्च गलनांक होता है और गलता भी नहीं है। उच्च गलनांक नहीं रहेगा, इम्प्योरिटी रहेगी तो क्या होगा? वो गल जाएगा। ठीक है, तो हीटर, ब्लोअर, इमर्शन रॉड में नाइक्रोम का वायर लगा होता है। विद्युत बल्ब में टंगस्टन होता है। अति उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोध होता है, जिसका पतला सा होता है, देखे होंगे आप लोग। हैलोजन लाइट जो होती है रोड के किनारे पहले लगी होती थी, लेकिन अब उसको वो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती थी, इसलिए उनके स्थान पर अब वहाँ पर एलईडी का प्रयोग करना चाहिए। अभी तो सीएफएल वगैरह इस प्रकार के लग रहे हैं उसमें। टंगस्टन और सोडियम मिश्र धातु, सोडियम की वजह से ही प्रकाश जो होता है उसका थोड़ा सा रेड कलर में होता है। ठीक है, टंगस्टन और मिश्र धातु, सोडियम के कारण पीला प्रकाश दिखाई देता है। हाँ, पीला प्रकाश जो हम कह रहे हैं। ठीक है, सीएफएल एवं ट्यूबलाइट में पारा और फास्फोर होते हैं। नाइक्रोम का प्रतिरोध टंगस्टन से ज़्यादा होता है, परंतु टंगस्टन का गलनांक नाइक्रोम से अधिक है। ये याद रखिएगा। नाइक्रोम का जो वायर लगा होता है उसका प्रतिरोध टंगस्टन का वायर जो बल्ब में लगा होता है उससे ज़्यादा होता है। नाइक्रोम का टंगस्टन से ज़्यादा होता है, परंतु टंगस्टन का गलनांक नाइक्रोम से अधिक होता है। जब भी आप नाइक्रोम देखेंगे हीटर वगैरह में तो वो ज़्यादा मात्रा में होता है, उसको वो मोटा होता है, लेकिन आप टंगस्टन देखेंगे तो बहुत पतला सा होता है, फिर भी उतना प्रकाश देता है, इसलिए उसका गलनांक कम होता है। ओके, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये यहाँ पर चीज़ें हो गई। और हाँ, एलईडी हो गया, सीएफएल हो गया, गैलियम आर्सेनाइड याद रखिएगा, ये सब चीज़ें याद रखिएगा। पीछे हमने ये सब प्रतिरोध के बारे में थोड़ा सा देखा, एसी और डीसी के बारे में देखा। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसे ही देख रहे हैं। और ये तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है डायनेमो के द्वारा। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर के द्वारा। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बैटरी। विद्युत ऊर्जा से प्रकाश बल्ब, सीएफएल, एलईडी। विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा हीटर, बल्ब इत्यादि के द्वारा। ठीक है, ऊर्जा भी मिलती है और ऊष्मा भी, विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा भी प्राप्त होती है। ठीक है, और थोड़ा सा प्रकाश भी होता है। अब बात करते हैं प्रकाश की। अब देखिए ये मटेरियल जो लिया गया है कहाँ से, ये मटेरियल है ल्यूसेंट से। ओके, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। ऊर्जा है, इसका ज्ञान हमें आंखों द्वारा प्राप्त होता है। इसका तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत प्रकाश के केवल कुछ गुणों की ही व्याख्या कर पाता है, जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक। विद्युत चुम्बकीय तरंग अनुप्रस्थ होती है, प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंग है। विद्युत चुम्बकी जो होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। अब अनुप्रस्थ नहीं बताएंगे, अनुप्रस्थ होती हैं। और ध्वनि तरंगें जो होती हैं, ध्वनि अनुदैर्ध्य होती हैं। ये याद रखिएगा, अनुदैर्ध्य होती हैं। यहाँ पर धा लगा है, धा यहाँ पर लगा है आधा, तो अनुदैर्ध्य होती हैं ध्वनि तरंगे। और विद्युत चुम्बकीय तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। ठीक है, प्रकाश के कुछ ऐसे गुण हैं जिसकी व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा कॉम्पटन सिद्धांत। प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो होती हैं वो प्रकाश वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत है। इसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटॉन कहते हैं। छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में प्रकाश चलता है, जिन्हें क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। जब हम 12th क्लास में थे, 11th क्लास में, तो हमारा पीसीएम था, तो फिजिक्स में एक टीचर थे, पढ़ा रहे थे, तो हमको बड़ा इंटरेस्ट यहाँ पर जग रहा था कि प्रकाश ऐसे चलता है, प्रकाश छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिनको फोटॉन कहते हैं। तो आपको भी इंटरेस्ट जगना चाहिए। आज प्रकाश की कुछ घटनाओं में तरंग और कुछ में कण माना जाता है। कहीं पर तरंग, कहीं पर कण माना जाता है। इसी को प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहते हैं। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर ने की थी। याद रखिएगा, सबसे पहले रोमर ने की थी। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ 10⁸8 मीटर प्रति सेकेंड। घात बोलते हैं, पावर बोलते हैं। ठीक है, और वहीं हम जी की वैल्यू की बात करते हैं तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आप बताइएगा एस्केप वेलोसिटी का वेग कितना हमने बताया था? पृथ्वी का और चंद्रमा का। इसको भी आप लोग कमेंट करिएगा, पृथ्वी और चंद्रमा का एस्केप वेलोसिटी यानी पलायन वेग कितना है? ये 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। ये जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, स्क्वायर वगैरह नहीं है। याद रखिए ये सब चीज़ें।
ठीक है। प्रकाश की चाल माध्यम के, ठीक है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लग जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था बिहार पीसीएस में। 499 सेकेंड यानी 8 मिनट 19 सेकेंड, कहीं कहीं 500 सेकेंड भी लिखा रहता है, 500 सेकेंड है तो यानी 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड का समय लगता है। चंद्रमा से परावर्तित होकर जब पृथ्वी पर आता है तो कितना लगता है? 1.28 सेकेंड का समय लगता है। याद रखिए, ये चीज़ें कभी भी पूछी जा सकती हैं। ओके, ठीक है। चलिए, अब अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में इतनी होती है, कांच में प्रकाश की चाल 2.2 × 10⁸ है। तारपीन का तेल है तो वहाँ पर ऐसे, जल ऐसे ऐसे सब जगह ऐसे कुछ है, ठीक है। निर्वात में ऐसे। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? ल्यूमिनस बॉडीज। ये वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, जैसे सूर्य, विद्युत बल्ब आदि। ओके। अप्रदीप्त वे वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, मेज, कुर्सी वगैरह प्रकाश पाने पर ही दिखाई देती हैं। पारदर्शक वस्तुएं जो दिखाई दें, आर पार दिखाई देती हों, कांच हो, जल हो। अर्धपारदर्शक मतलब आधी दिखाई देती हों। और अपारदर्शक वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश किरणें बाहर नहीं निकल पाती हैं। ओके, धातु हो गया, दीवार हो गई। प्रकाश का विवरण, प्रकाश को अवरोध के किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। डिफ्रैक्शन, विवरण हमने पढ़ा। प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन, प्रकाश को अवरोध के किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को विवर्तन कहते हैं। और प्रकीर्णन क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग कहते हैं, ठीक है। बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अभी के अभी याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। अब स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर उठा के देखेंगे आप लोग तो ऐसे ही स्टेटमेंट पूछे जाते हैं और पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। और यूपी पीसीएस तो अभी आसान पूछता था, लेकिन अब यूपी पीसीएस 2 स्टेटमेंट दे रहा है और फिर उसके बाद नीचे ऑप्शन देता है कि केवल 1 सही, केवल 2 सही, केवल 3 सही, या फिर ऐसे पूछता है, मतलब कथन और कारण वाला वो फैक्टर रख देता है। तो बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ठीक है। आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन कारण ही दिखाई देता है। तो अब यही स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। किसके कारण? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें क्या आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ठीक है। ओके, प्रकाश का अब यहाँ पर समतल दर्पण से परावर्तन, प्लेन मिरर से। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ें हमने टिक किया है। समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। जैसे आप जितनी दूरी पर खड़े रहेंगे उतनी ही दूरी पर बनता है उसमें। यह प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, कल्पना ही तो है। आप इधर खड़े हैं, दिखाई उधर दे रहे हैं, तो वस्तु के बराबर होती है। पार्श्व उल्टा होता है, एकदम उल्टा होगा। आप ऐसे शीशा लगा कर सामने देखते हैं तो आपका चेहरा एकदम उल्टा दिखाई देता है, ठीक है। जैसे सेल्फी आप लेते हैं तो उससे उसी तरह से यदि कोई व्यक्ति वी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2V चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा। आप कोई दर्पण रख लें तो आप जब उसके सामने चलेंगे तो आपको लगेगा कि मतलब बहुत तेज़ी से सामने से आ रहा है, ऐसा होता है, ठीक है। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब, पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। मतलब आपकी हाइट के आधा अगर दर्पण है तो आप पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं अपना, ओके। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, यहाँ से स्टेटमेंट बन सकते हैं। अब अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के काम आता है। आँख, कान, नाक के डॉक्टर द्वारा उपयोग में लाया जाता है। इसे कान पे लगा कर देखते हैं, थोड़ा जूम टाइप रहता है, वो जूम रहता है ना, जूम होके रहता है। गाड़ी के हेडलाइट तथा एवं सर्च लाइट। हेडलाइट में हेडलाइट और सर्च लाइट, हेडलाइट वाली और सामने वाला मिरर नहीं, साइड जो देखते हैं साइड मिरर नहीं, हेडलाइट की बात कर रहे हैं, हेडलाइट एवं सर्च लाइट। और सोलर कुकर में इसका प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है कि बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने का काम आता है। दाढ़ी बनाते हैं थोड़ा करीब दिखता है उसमें, ओके। आँख, कान, नाक के डॉक्टर जैसे जूम रहता है, जूम की तरह वो दिखता है अवतल दर्पण, ठीक है। ये डॉक्टर लोग यूज करते हैं, आप गए तो आपका कान देखने लगते हैं। गाड़ी के हेडलाइट की बात हो रही है, हेडलाइट साइड मिरर की नहीं, हेडलाइट तथा सर्च लाइट में और सोलर कुकर में इसका प्रयोग होता है। उत्तल दर्पण जो होता है कहाँ होता है? उत्तल दर्पण में प्रत्येक प्रतिबिंब जो होता है, प्रत्येक दशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी बनता है। इसका उपयोग गाड़ी में चालक की सीट के पास, ऐसे देखेंगे गाड़ी 4 व्हीलर में बैठे हैं तो यहाँ पे जैसे ही सर उठाएंगे स्टीयरिंग के ऊपर
ओके, वहाँ पे लगा होता है। साइड मिरर में होता है, पीछे का दृश्य देखने के लिए साइड मिरर में, वो देखिए छोटा सा ही होता है, छोटा ही रहेगा, पूरा रोड उसमें दिखाई देता है। ओके, और सोडियम परावर्तक लैंप में भी इसका यूज़ होता है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ से कन्फ्यूजन होता है। जब 3 स्टेटमेंट दिए जाते हैं तो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, अवतल है या उत्तल है। ओके, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, परावर्तन की बात हो रही। जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर अभिलंबित आपाती होने पर बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, परंतु तिरछी आपाती होने पर वे अपनी मूल दिशा विचलित हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। रिफ्रैक्शन की बात हो रही है। वही बात है जब कोई किरण विरल माध्यम से, विरल यानी रेयरर मीडियम से सघन मीडियम, डेंसर मीडियम जैसे हवा से पानी में प्रवेश करती है, वह दोनों माध्यम पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, तो ये कुछ प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन इसके अनुप्रयोग क्या हैं? यहीं पर स्नेल्स लॉ है, साइन आई अपॉन साइन आर, ये स्नेल का नियम है। लेकिन यहाँ देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएँ क्या है। द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ती है। कोई आपके पास छड़ हो तो आप ले जाइए, बाल्टी में भरे हुए पानी में डालिए, देखिए आपको तिरछा दिखाई देगी। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में रिफ्रैक्शन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब जैसे बाहर सोइए धूप में कह रहे हैं, रात में चंद्रमा की रोशनी में देखिए आपको तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है, क्या रीज़न है? उसका रीज़न है प्रकाश का अपवर्तन। पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा दिखाई पड़ता है। सिक्का ही क्या, आप अपना हाथ ऐसे रख के नीचे देखिए पानी में बाल्टी के, तो आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, तो अपवर्तन के कारण होता है। तो सब कुछ तो चीज़ें आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं, यही तो है फिजिक्स, यही तो है साइंस। ठीक है, जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है। मछली जो होती है वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, क्योंकि माध्यम परिवर्तित होता है, यही प्रकाश का अपवर्तन है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो दिखाई पड़ रही है। ओके, ये चीज़ें जो चारों पांचों लिखे गए हैं, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। बार बार इसको अनुभव कीजिए, जब भी बाल्टी लेकर नहाने जाइए बाथरूम में, तो यह अनुभव जरूर करिए। ओके, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है कुछ। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी एक है, उसका उदाहरण है जैसे हीरा चमकता है, हीरा चमकता है ना, हीरा चमक जाता है। या फिर वो नागिन वाली पिक्चर जो होती थी उसमें नागमणि होती थी, इतना तेज चमकती थी कि हम लोग भाग जाते थे। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, मिर्रेस का बनना, रेगिस्तान में लगेगा कि एकदम मिर्रेस बन रहा है। ठीक है, रेगिस्तान में, तो ये किसका कारण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जल में पड़ी परखनली का चमकना, कांच में आई दरार का चमकना, कांच ऐसे तोड़ दीजिए, देखिए उसमें दरार चमकने लगती है, तो वो किसका कारण है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। और साथ ही साथ ऑप्टिकल फाइबर वगैरह जो होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर वगैरह में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा, लाइट के द्वारा ही उसमें वो होता है। ठीक है, ओके, और आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें याद रखिएगा, जो अनुप्रयोग हम बता रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और पूछे गए हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर लेंस की क्षमता जो होती है, एक बार यूपीपीसीएस शायद 2016 में, शायद हमने पेपर देखा 2016 में पूछा था कि लेंस की क्षमता, या फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि डी जो होता है, डी की वैल्यू, या मतलब एक व्यक्ति को सबसे क्लियर प्रतिबिंब, सबसे क्लियर इमेज यानी सबसे क्लियर अक्षर जो आप सामने बैठ के पढ़ते हैं, वो कितनी दूरी पर अगर वो अपनी किताब रखे दिखाई देगा? तो याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन पूछा गया था, 25 सेंटीमीटर दूरी पर आप अपना हाथ पे किताब लेकर बैठे हैं तो आपको क्लियर दिखाई देना चाहिए, अगर आपके आँखों में कोई समस्या नहीं है तब। ओके, लेंस की क्षमता वही है, लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, याद रखिए डायोप्टर होता है, डायोप्टर एसआई मात्रक है जिसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ठीक है, उत्तल की धनात्मक और अवतल की ऋणात्मक होती है, उत्तल की धनात्मक और अवतल की ऋणात्मक होती है। यदि दो लेंसों को परस्पर सटा कर रख दें तो उनकी क्षमताएं जुड़ जाती हैं तथा संयुक्त लेंस की क्षमता दोनों लेंस की क्षमताओं के योग के बराबर होती है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर प्रकाश का विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, वैसे स्पेक्ट्रम पर 7 कलर दिखाई देते हैं। कौन कौन से कलर हैं? विबग्योर, ठीक है ना, विबग्योर, विबग्योर, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू,
ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 कलर इसमें होते हैं। ओके। और न्यूटन ने 1666 में पाया कि भिन्न भिन्न रंग भिन्न भिन्न कणों से विक्षेपित होते हैं। वर्ण विक्षेपण किसी पारदर्शी पदार्थ में भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के भिन्न वेग होने के कारण होता है। ओके। इंद्रधनुष में भी वही होता है। इंद्रधनुष देख लेते हैं। परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण इंद्रधनुष है। ओके, इंद्रधनुष है। ठीक है। अब 3 प्रकार के रंग की बात होती है कि प्राथमिक रंग, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी रंग की बात होती है। तो प्राथमिक रंग कहे जाते हैं लाल, हरा, नीला, इनको प्राइमरी कलर बोला जाता है। कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉर्मल 15 से 20 क्वेश्चन तो होते ही हैं यूपीपीसीएस में, जिसमें से अगर 5 साइंस के टफ होंगे तो 5 आसान होते हैं, ऐसे क्वेश्चन होंगे। तो लाल, हरा, नीला, लहरा या फिर लाहनी कर दीजिए, लाल, हरा, नीला जो है प्राथमिक रंग है। और इन्हीं रंगों के उपयोग से अन्य रंग बनते हैं। जैसे लाल और नीला बनाते हैं तो मैजेंटा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लाल और हरा और नीला पिकॉक नीला, और लाल और हरा पीला, ये आपको याद करना पड़ेगा। जब 2 रंग परस्पर मिलने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो उन्हें पूरक रंग कहते हैं। ओके। और दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले रंगों को मिलाने से इस प्रकार के रंग प्राप्त नहीं होते, क्योंकि प्रयोग में लाए जाने वाले रंगों में अशुद्धियाँ होती हैं। रंगीन टेलीविज़न प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला का उपयोग किया जाता है। रंगीन टेलीविज़न में, कलर टेलीविज़न में, पहले तो ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न हुआ करती थी, लेकिन अब तो कलर टेलीविज़न है। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं। वस्तु जिस रंग का दिखलाई देती है वह वास्तव में उसी रंग को परावर्तित करती है, शेष सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। जो वस्तु सभी रंगों को परावर्तित कर देती है वह श्वेत दिखाई देती है, सफ़ेद दिखाई देती है, क्योंकि सभी रंगों का मिश्रण सफ़ेद होता है। क्या होता है? सभी रंगों का मिश्रण क्या होता है? सफ़ेद होता है। तो प्राथमिक रंग थे लाल, हरा, नीला। लाल और नीला को मिलाते हैं तो मैजेंटा, हरा और नीला को मिलाते हैं पीकॉक नीला, हरा और लाल को मिलाते हैं तो पीला होता है। ठीक है। मानव नेत्र की बात करें तो 3-4 बीमारियां हैं, जैसे निकट दृष्टिदोष, और पूछा जाता है मायोपिया। हिंदी में लिखेगा मायोपिया, देवनागरी में ऐसे लिखेंगे मायोपिया, हिंदी में लिखेंगे मायोपिया। ठीक है। तो मायोपिया में कौन से लेंस का प्रयोग होता है? अवतल लेंस का प्रयोग होता है। अवतल लेंस का प्रयोग होता है। अब अवतल और उत्तल हम बोल रहे हैं, तो अब आप लोग ये इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो कमेंट करिएगा, अवतल और उत्तल, क्योंकि जब मायोपिया लिखा जाएगा तो इसका वही नाम लिखा जाएगा। ठीक है। तो मायोपिया जब निकट दृष्टिदोष बात होती है निकट की, लेकिन इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देख लेता परंतु दूर स्थित वस्तु को देख नहीं पाता। निकट की बात है तो निकट का देख लेगा, दूर का नहीं देख पाता, इसको मायोपिया कहते हैं। ठीक है। और इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ओके, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर लिखा कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, जो हमने बताया। ओके। अब मायोपिया हो गया। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, ये भी देवनागरी में लिख के क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। अब ये दूर दृष्टि दोष है, तो दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। नाम में लिखा, बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को। ओके। इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। एक है जरा दृष्टि दोष, प्रेसबायोपिया में क्या होता है? वृद्धावस्था के कारण, जैसे कि आप लोग बुजुर्ग होंगे तो उसके कारण आँख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु और ना निकट की ही वस्तु देख पाता है। इस रोग के निवारण के लिए उभयातल लेंस यानी द्विफोकसी लेंस या बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। आपके माता पिता, आपके दादा दादी परिवार में हैं तो उनको देखेंगे कि एक ऐसा चश्मा होता है जिसमें कि यहाँ पर एक छोटा सा वो भी लगा होता है ऐसे, और जैसे कि हम लोग पहनते हैं तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। तो ऐसे बनता है ना चश्मा, ऐसे गांधी जी को बन गया है ना, तो ये होता है। तो इसी में जरा दृष्टिदोष प्रेसबायोपिया होता है, जिसकी वजह से बाईफोकल लेंस या द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता, ये है एस्टिग्मेटिज्म। इसमें नेत्र क्षैतिज दिशा में तो ठीक देख पाता है परंतु ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं देख पाता है। दृष्टि वैषम्य अबिंदुकता, जिसको बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। ओके। और इसमें सिलेंड्रिकल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसके निवारण हेतु बेलनाकार लेंस का प्रयोग होता है। कभी कभी बच्चों में भी ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं कि क्षैतिज दिशा का सही तरीके से देख पाते हैं लेकिन ऊर्ध्व दिशा में सही तरीके से नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा उनको देखने में चीज़ें थोड़ा सा तिरछी दिखाई देती हैं, सीधी दिखाई देती हैं, इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है। ओके। तो ये हुआ। और ध्वनि तरंगों की बात करें तो कुछ ध्वनि तरंगों से रिलेटेड चीज़ें हैं। अवश्रव्य तरंगे, चलिए देख ही लेते हैं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य आर्थिक तरंगे, जो हमने बताया। ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य दैर्ध्य में ध लगा, इसलिए ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है, इसलिए नहीं है, उसका और रीजन है।
ठीक है। जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, उनकी अनुभूति हम अपने कानों द्वारा सुन सकते हैं, ठीक है। हमारा कान इसे सुन सकता है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, मतलब ये ध्वनि तरंगे जो होती हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के जो बीच की होती हैं, जिसको हमारे कान सुन सकते हैं। लेकिन 20 हर्ट्ज से नीचे की आवाज़ जो होगी, इंफ्रासोनिक वेव, उसको हमारे कान नहीं सुन सकते हैं। इस प्रकार की तरंगों को बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जाता है। ऑडिएबल यानी जो हम सुन सकते हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज। अल्ट्रासोनिक होती हैं 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो होती हैं अल्ट्रासोनिक होती हैं, और कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इसे सुन सकते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स। ओके। इन तरंगों को गाल्टन की सीटी के द्वारा तथा दाब वैद्युत प्रभाव की विधि द्वारा क्वार्ट्ज की क्रिस्टल के कंपनों से उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों की आवृत्ति बहुत ऊंची होने के कारण इसमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है, ठीक है। साथ ही और इसका प्रयोग क्या होता है, ऊर्जा ज़्यादा होती है तो क्या करते हैं प्रयोग इसका, अल्ट्रासोनिक 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगे संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है, और कीमती कपड़ों, वायुयानों तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में, कल कारखानों की चिमनियों से कालिख हटाने में, दूध के अंदर से हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में, गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। पराश्रव्य यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग किया जाता है, जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की होती है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति की जो तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगे, उसको हम सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज के नीचे की हम सुन नहीं सकते हैं, और 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की हम नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। ध्वनि की चाल की बात करें तो ध्वनि की चाल जो होती है सबसे अधिक ठोस में होती है। ठोस में होती है, क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीसीएस में, याद रखिएगा 2020, 19 या कब पूछा गया है। सबसे अधिक ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में होती है, उसके बाद गैस में होती है। ठोस में सबसे ज़्यादा, द्रव और फिर गैस में होती है, यानी लिक्विड में ज़्यादा, ठोस सॉलिड में ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद लिक्विड में होती है, फिर उसके बाद गैस में होती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड, जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर प्रति सेकंड, और लोहे में ध्वनि की चाल 5183 मीटर प्रति सेकंड होती है। याद रखिएगा चीज़ें। तो स्टील वगैरह देते हैं, या फिर 4-5 दे देंगे। नंबर 1 वायु दे देंगे, नंबर 2 अब इसको कहेंगे कि सेट करिए कि सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल के क्रम के अनुसार, ठीक है। तो सर्वाधिक सबसे अधिक तेज होती है ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, याद रखिएगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और दी गई हैं, लेक्चर वैसे बड़ा हो रहा है लेकिन अब इसको आज ख़त्म ही करेंगे। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। याद रखिएगा, चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाती है ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाती है जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाती है जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। चाल एवं तरंगदैर्घ्य बदल जाती है लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है, ठीक है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, आवृत्ति नहीं बदलती। ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव पड़ता है, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब घटाने बढ़ाने से कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव पड़ता है, ताप का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ताप का प्रभाव पड़ता है, जब 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाते हैं तो 0.61 मीटर प्रति सेकेंड चाल बढ़ जाती है, ओके। तो चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव पड़ता है। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर 0.61 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ध्वनि की चाल पर आर्द्रता या नमी का प्रभाव पड़ता है। नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, अतः शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। अब देखिए, वायु में इतना मीटर प्रति सेकंड है, हाइड्रोजन में इतना है, कार्बन डाइऑक्साइड में इतना, अब यहाँ पर लोहे में इतना है। तो ठोस में ज़्यादा, फिर उसके बाद द्रव में, फिर उसके बाद गैस में ध्वनि की चाल होती है, ठीक है। ध्वनि के कुछ लक्षण भी होते हैं, जैसे इंटेंसिटी, तीव्रता, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता का बेल कहते हैं, और इसको व्यवहार में इससे छोटा मात्रक क्या है, डेसिबल है। और सबसे बड़ा मात्रक, बेल एक बड़ा मात्रक है, डेसिबल जो होता है छोटा मात्रक होता है जो बेल का 10वां भाग होता है, डेसिबल होता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था कि पेड़ों की पत्तियां जो उनकी सरसराहट की आवाज़ होती है वो कितने डीबी की होती है, यूपीपीसीएस ने पूछा था 2019 पे, ठीक है। यहाँ पर तारत तो पिच वगैरह होती है, मोटी पतली ध्वनि, गुणता, क्वालिटी, प्रतिध्वनि, इको जो हमें सुनाई देता है, इको प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की दूरी लगभग 17 मीटर, यानी न्यूनतम दूरी होती है 17 मीटर, या कहीं कहीं 16.6 मीटर भी मिलता है, ठीक है। प्रतिध्वनि इको सुनने के लिए दोबारा जब आती है आवाज़, है ना, जैसे उस मूवी में आती हैं, जैसे कोई मूवी हो, भूतों वाली मूवी होती है ना,
तो जैसे आप राज मूवी एक थी राज, उसमें था ना, चिल्लाएंगे तो आवाज़ आती है क्या है क्या है क्या है 3-4 बार, है ना। ऐसे कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। यही इको है ना, 17 मीटर दूर या 16.6 मीटर दूरी पर होती है। क्या है नहीं, कौन है कौन है कौन है, ऐसे करके आवाज़ आती। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है, और 1/10 भाग ही बर्फ़ वाला जो होता है, बर्फ़ ऊपर तैरता रहता है, 1/10 भाग ही। ओके, याद रखिएगा। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है। ओके, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं, डॉपलर प्रभाव के बारे में देख लेते हैं। जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई पड़ती है। इसे डॉपलर प्रभाव कहते हैं। आप ट्रेन स्टेशन पर बैठे हो, रेलगाड़ी आ रहे हो, तो आप अगर दूरी पर हैं, अभी रेलगाड़ी दूरी पर है, तो आपको आवाज़ थोड़ा धीमे सुनाई देगी, और जब पास आएगी रेलगाड़ी तो और आपको थोड़ा और ज़्यादा तेज़ सुनाई देगी, लेकिन जैसे ही आपसे दूर जाएगी तो आवाज़ कम सुनाई देगी। यही डॉपलर प्रभाव है, डॉपलर इफेक्ट है। मैक संख्या वगैरह हम आपको बता चुके हैं। तो ये डॉपलर प्रभाव हो गया, और ये 1/10 सेकंड तक कान पर रहती है। 17 मीटर या 16.6 मीटर पर इको, डेसिबल, बेल, ध्वनि के लक्षण के बारे में। चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, ताप का प्रभाव पड़ता है। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर 0.61 मीटर प्रति सेकंड। नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है, ठीक है। और ठोस में सर्वाधिक तेज़ी से चलती है, द्रव में उसके बाद, फिर गैस में। और यहाँ पर अल्ट्रासोनिक वेव्स जो 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की आवृत्ति होती है, जिसके द्वारा कई काम किए जाते हैं, जैसे समुद्र की गहराई का पता लगाने में, संकेत भेजने में, घड़ियों वगैरह के पुर्जों को साफ करने में, दूध के अंदर हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने में, गठिया रोग के उपचार में, मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में। ओके, और यहाँ पर हमने देखा दृष्टि दोष वगैरह के, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म और प्राइमरी कलर के बारे में देखा। उसके अलावा बहुत सी चीज़ें हमने अपवर्तन वगैरह के बारे में देख लिया। और इसी के साथ आपका जो फिजिक्स के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट थे, हमने दृष्टि IAS से पूरा आपको कंप्लीट कर दिया। और भी कुछ चीज़ें होंगी तो वो हम क्विज में आपको करा देंगे। सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर क्विज में पार्टिसिपेट करिए। और अब क्विज का लेवल जो है कि बढ़ा दिया गया है, लेवल अप कर दिया गया है, लेवल अप। और जिसमें कि देख रहे हैं कि 36 लोग अगर उसको व्यू कर रहे हैं तो 5 लोग उसका आंसर दे रहे हैं। इतना डर रहे हैं लोग कि अगर हमें सही आंसर पता चल जाएगा तो हमको मार पड़ जाएगी। मतलब खुद से इतना डर रहे हैं कि क्विज में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते हैं कि रेड कलर हो जाएगा उसका, है ना। और जब सही हो जाता है तो गुब्बारे फूटते हैं। ओके, तो अब लेवल अप रहेगा क्विज का। दृष्टि IAS से कंप्लीट किया गया और ल्यूसेंट से। और हमारा प्रयास रहेगा 2-3 या 4 लेक्चर में, अगर ल्यूसेंट हम उठा लेते हैं तो 3-4 लेक्चर में पूरा केमिस्ट्री के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट खत्म कर देंगे और बहुत जल्द से जल्द ख़त्म होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ फ़ायदा हुआ हो तो।